हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट इस बार 18 फरवरी 2026 की बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, अंतिम प्रहार है बेटा। 18 फरवरी से आप लोगों का हिंदी का पेपर है। पूरे बुक का निचोड़ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा हिंदी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज के बाद में हिंदी में आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। 18 फरवरी को 100% पूरा पक्का आएगा जो मैं इस वीडियो में सारे प्रश्न बताऊंगा। हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। 18 टॉपिक एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें ये सारे टॉपिक रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हो। पहला यहां पर टॉपिक रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि शुरू में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश को मैं हल करने का तरीका आपको बताऊंगा और कौन से गद्यांश पेपर में आएगा ये भी बताऊंगा। महत्वपूर्ण पद्यांश को भी बताऊंगा, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, और कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, खंडकाव्य के बारे में बताऊंगा, संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करते हैं, उसके संदर्भ को कैसे लिखते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संस्कृत का श्लोक जो कि 7 नंबर का होता है और कौन सा श्लोक पेपर में आएगा इस बार के 18 फरवरी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 10 नंबर पर देखिए यहाँ पर पत्र लेखन है, रस है, छंद है और अलंकार है, जो कि 2-2 नंबर का होता है। ये हर साल आपके पेपर में आता है। निबंध 9 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। संधि बताऊंगा, समास बताऊंगा, विभक्ति बताऊंगा और प्रत्यय बताऊंगा। तो ये हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरा वीडियो को देखिए। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हिंदी का वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके पेपर में 10 प्रश्न होता है और एक नंबर का ये 10 प्रश्न दिए जाते हैं। यानी 1 नंबर आपको जब दिया जाएगा जब आप एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिख दोगे। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और मैं महत्वपूर्ण ही प्रश्न को बताऊंगा जो पेपर में आएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। 2024 और 2000 यहाँ पर देखिए 25 होना चाहिए, 2024 और 25 में आया था। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है ये है राजा भोज का सपना। यानी पहले का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा भोज का सपना राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि वेद की हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022, 23, 24 और 25 इस साइड में आप देख सकते हो कि किस साल में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस, देखिए याद रखिए जब 2022, 23, 24 और 25 पूछा जाए तो याद रखिए 2026 में भी आएगा, क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा है। तो वेद की हिंसा हिंसा न भवति के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। तो साहित्य संदेश पत्रिका के जो संपादक हैं ये है गुलाब राय जी। तीसरे का डी उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न का। ये विकल्प है, 4 विकल्प दिए जाते हैं, इनमें से एक ही विकल्प सही होता है। तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाब राय ने साहित्य संदेश को 1937 में इसका संपादन किया था। चौथा प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी नागफनी कहानी के लेखक, देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, 19 और 23 में पूछा गया था, तो 2026 में कंफर्म है कि ये प्रश्न आएगा। रानी नागफनी कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी है। जी हाँ, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चौथे नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर प्रश्न, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। देखिए इनमें से आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको मैं सुधारूंगा। उसके सारे जो मैं प्रश्न है उसको एनालिसिस करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, प्रश्न का जो बुक में दिया होता है जो है ऑप्शन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न का वो गलत होता है। तो गूगल पर सर्च करता हूँ तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। इसीलिए मैं आप सभी से पूछता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि आपका एक नंबर जो है वो गलत जाए पेपर में। 5वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास है। 5वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि परमाल रासो किस काल की रचना है? तो जो परमाल रासो है देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर आदिकाल हो जाएगा। गूगल पर सर्च किया था तो यहाँ पर वीर गाथा काल बता रहा था, वीर गाथा काल वहां पर बता रहा था। अब आपके हिसाब से बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हिंदी में क्या होना चाहिए? आ जाइए 7वें नंबर प्रश्न पर, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था, ये देखिए 2025 में प्रश्न पूछा गया बेटा। तो देखिए जो राष्ट्र कवि सम्मान प्राप्त हुआ था किसको? ये मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुआ है। 7वें नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, अनग के रचनाकार हैं। तो अनग के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? 8वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अनग की जो रचना है 1912 में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था।
9 नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है? देखिए पहला सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1943 है, दूसरा है 1951, तीसरा जब आएगा तो 1959 याद रखिए। और इसकी जो रचना की है आगे जी ने की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे, यानी 9 नंबर का यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022, 23, 24 और यहाँ पर देखिए 25 होना चाहिए, 2025, यानी ये लगातार पूछा गया। तो ये सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिए और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है, इनमें से छायावाद हो जाएगा राइट आंसर, यानी 10 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये छायावाद से संबंधित रचना है। तो ये टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप आ जाइए महत्वपूर्ण गद्यांश पर। देखिए गद्यांश आपके जो बहुविकल्पी के बाद में गद्यांश ही पूछा जाता है। देखिए 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं अथवा करके। आप सभी को मैंने काफ़ी मॉडल पेपर में, जो मॉडल पेपर का मैं वीडियो बनाता हूं उसमें मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है। अथवा करके जो है प्रश्न आपके पेपर में रह गए, नहीं 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाएंगे हिंदी का, और दोनों गद्यांश में से किन्हीं एक गद्यांश के 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे कि इस गद्यांश के ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये गद्यांश दिया हुआ है, उसके 5 प्रश्न हैं और यहाँ पर बाकायदा बताया गया है 5 गुणे 2, यानी जब एक प्रश्न का आप उत्तर दोगे तो 2 नंबर मिलेगा और 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टूडेंट गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके पहले 5 प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की होने का क्या कारण है। चौथा प्रश्न है प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम बता दिया गया, प्रगति के मानदंड चैप्टर से लिया गया है। और 5वां प्रश्न है यहाँ पर कि लेखक की दृष्टि से देखिए सभ्य समाज की क्या दायित्व है, इसके बारे में बताइए। ये 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न आपको 2 नंबर देकर जाएगा। 10 नंबर का एक गद्यांश होता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से आप सभी को। ठीक है, टाइम निकाल लीजिए और जो 15 मिनट आपको पेपर के लिए दिया जाता है भैया, यही करने के लिए दिया जाता है। तो बेटा अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ लेना है, तभी आप 10 नंबर प्राप्त कर सकोगे। जब आप पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तब आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की उसके शिक्षण की, जिससे कि वो समाज का एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की ओर यदि किसी भी कारण वो संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। अब ये देखिए मैंने पढ़ लिया, ये गद्यांश है। अब इसका देखिए मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कहा था ना स्टूडेंट, मैं हर एक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और पूरा निचोड़ में लेकर आऊँ, जिससे कि आप सभी को पूरा आसानी हो और आप लोग जो है 100 में से 100 नंबर स्कोर करो। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अथवा करके बेटा 2 आपके गद्यांश होते हैं। तो एग्जामिनर को कैसे पहचानेगा, एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आपने कौन से गद्यांश को सॉल्व किया है, यानी हल किया है, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, संकेत इसको नाम कहते हैं, हम इसको नाम कहेंगे संकेत। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यानी आगे का जो होता है भाग, यानी आगे का भाग, यानी यहाँ तक आगे का भाग, और जो पीछे यानी लास्ट वाला भाग होता है, जिससे कि एग्जामिनर पहचानता है। ये देखिए स्वीकार करना होगा, तो ये लिखना जरूरी है। इससे एग्जामिनर पहचान जाता है कि बच्चे ने पहला जो गद्यांश है या अथवा वाला गद्यांश को हल किया है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न यही दिया हुआ था, ये देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, उत्तर है यहाँ पर देखिए संदर्भ की तरह मैंने बताया है। पाठ का जो नाम है वो है प्रगति के मानदंड, और इसके जो लेखक हैं, आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए, यानी पाठ का नाम प्रगति के मानदंड, लेखक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन अब संदर्भ के रूप में पेपर में पूछा गया कि संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है ये देखिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है बेटा, अच्छे से आप सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय जिसमें आप फेल हो जाओगे तो सभी सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। हिंदी जैसा इजी सब्जेक्ट, हिंदी जैसा जो है आसान सब्जेक्ट, देखिए इसमें थोड़ा संस्कृत में प्रॉब्लम होगा, बाकी का सारा इजी है और आप लोग अच्छी स्कोर करके आओगे। फर्स्ट पेपर है, आप लोगों का बेस्ट पेपर जाएगा, ये गारंटी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ उसको समझना है। उत्तर देखिए यहाँ पर
जो है संदर्भ लिख रहे हैं आप लोग कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं विलक्षण देखिए बुद्धि सरल व्यक्तित्व के स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा रचित सिद्धांत और नीति से उद्भूत प्रगति के मानदंड, चैप्टर का क्या नाम है, प्रगति के मानदंड शीर्षक से अवतरित है। अब यहाँ पर आप सभी को 2 नंबर देखने को मिल जाएगा क्योंकि भैया आपने संदर्भ बता दिया है, जो इसका पहला प्रश्न था इस गद्यांश का। उसके बाद में दूसरा जो गद्यांश का प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना यहाँ से कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इसका जो अर्थ बताया है, कौन बताया भैया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो इसके अर्थ के बारे में यहाँ पर आप सभी को अच्छे से बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैं कर लेकर आया, पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा गद्यांश। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए लेखक कहता है कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, उसके साथ शिक्षा और जीवन यापन करने के लिए रोजगार तथा समाज में स्वयं को व समाज सुरक्षा और उसके कल्याण को हमें मुख्य अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार बनता है कि वह अपना और अपने साथ समाज की भलाई का पूर्ण ध्यान रखे। ये इस लाइन का मतलब है, ये वाली लाइन का मतलब है गद्यांश के इस वाली लाइन का, ये रेखांकित अंश की मतलब है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की खोने का क्या कारण है। देखिए इसमें जो बाकी का जो 3 प्रश्न ये आप देख रहे हो ना, ये तीनों प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश में मिलेगा जो मैंने आपको पढ़कर बताया था। ये देखिए इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की इसलिए है जिससे कि वो समाज में अपना पूर्ण सहयोग करते हुए एक मुख्य साधक के रूप में स्वयं को सक्षम बनाने में समर्थ हो सके। और जो यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। तो जो समाज, देखिए जो समाज व्यक्ति के भरण पोषण से लेकर उसे समाज में एक जिम्मेदार घटक, यहाँ पर देखिए घटक के रूप में समर्थ करता है, वही प्रगति के मुख्य मानदंड है। चैप्टर के बारे में यहाँ पर बाकायदा से जिक्र किया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो 5वां प्रश्न दिया हुआ कि लेखक की दृष्टि से क्या है, लेखक की दृष्टि से सभ्य समाज के क्या दायित्व हैं। तो इसके बारे में भी इसका आंसर ये है। देखिए लेखक की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, शिक्षा, जीविकोपार्जन और उचित अवकाश की व्यवस्था का दायित्व सभ्य समाज का है। तो ये आपके प्रश्न थे, ठीक है, गद्यांश के प्रश्न था। और गद्यांश का जो 3 प्रश्न होता है, जैसा कि मैंने आपको 3 प्रश्न बताए, इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा ढूंढना है, ठीक है, ढूंढोगे मिल जाएगा। बाकी का जो 2 प्रश्न होता है रेखांकित अंश की व्याख्या और जो पाठ और लेखक का नाम है, ये आपके पद्यांश में भी आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। जो अब हमारा तीसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश का। महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपके पेपर में जो है कवि और उनके पाठ के नाम के ऊपर ये पद्यांश होता है। 10 नंबर आप लोगों को इसमें भी दिया जाता है गद्यांश की भली बात। 5 नंबर यानी 5 प्रश्न होते हैं एक पद्यांश में और 2 नंबर आपको एक पद्यांश में दिया जाएगा। इसमें भी आप लोगों को अथवा करके 2 पद्यांश देखने को मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा के पेपर में। कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के पेपर में पद्यांश। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पद्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। मैथिली शरण गुप्त जी इसके जो है एक प्रकार से रचयिता हैं। तो इसमें देखिए इसमें भी 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्यांश में। और इसमें जो 5 प्रश्न होते हैं इसी से हमें मतलब रखना है, बाकी का कुछ भी हमें नहीं देखना है। पहला इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है भरत किसे लेने गए? देखिए चित्रकूट गए थे। भरत किसको लेने गए थे भैया? चित्रकूट। और चौथा प्रश्न है अयोध्या का राज्य किसे मिला था? 5वां प्रश्न है प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नधि जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये 5 प्रश्न है इस पद्यांश के। अच्छे से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आप लोगों को पेपर में पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण है, केकई के अनुपात पाठ से ही लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी, क्योंकि मैंने पढ़ा था भैया 12th में, मैं बहुत इसको पढ़ा हूँ और पेपर में ये आता भी है। देखिए तदंतर बैठी सफा उटज के आगे, तदंतर बैठी सफा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम तुष्कु उन या देखिए परिणाम तुषुक उन भया तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। इसमें और है वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोला गिरा गंभीर निर्नधि जैसी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है केकई के अनुताप,
केकई के अनुताप पाठ का नाम है, अनुपात नहीं, केकई का अनुताप चैप्टर का नाम है। कवि इसके जैसा कि मैंने बताया मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके ये 5 प्रश्न, इसका भी मैं सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए इसका कैसा सोल्यूशन है, ये देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश है। और पद्यांश में देखिए जैसा कि मैंने बताया 2 आपके पद्यांश पेपर में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव लिख कर दिखा देता हूँ कैसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। संकेत यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर मैंने जानबूझकर नहीं डाला था कि मैं आपको समझाऊंगा। संकेत के हिसाब से आपको क्या करना है, चैप्टर का, जैसे पेपर का, जैसे मैंने बताया था ना कि पेपर में 2 आपके पद्यांश दिए जाएंगे गद्यांश की तरह। तो तदंतर बैठी, तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, तदंतर बैठी, उसके बाद में से डॉट डॉट कर देंगे। लास्ट का जो लाइन होगा तदंतर, यहाँ पर लिखा हुआ है तदंतर, आधा ना है इसमें तापर, तदंतर बैठी। उसके बाद में जो आगे लास्ट वाला जो निर्निधि जैसी, तो इसको हम लिख देंगे निर्निधि जैसी। अब एग्जामिनर यहाँ पर भैया पहचान जाएगा कि बच्चे ने इस पद्यांश को सॉल्व किया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको संकेत लिखना है। इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ था, पहला प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए इसका भी मैं संदर्भ लिख कर लेकर आया हूँ। आपको पाठ का और उसके कवि का नाम पता तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखेंगे कवि का नाम, इस तरीके से कवि का नाम और शीर्षक का नाम। देखिए यहाँ पर आपको शीर्षक का नाम, तो कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त, और शीर्षक का नाम है केकई का अनुताप। इस तरीके से लिख दोगे, यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा तरीका है संदर्भ लिखने का, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है कंप्यूटराइज छपवाया है। उत्तर है इसमें सबसे पहला है, और संदर्भ है ये कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित केकई का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। तो ये पाठ जो है केकई के जो ये आप लोगों का एक प्रकार से पद्यांश है, ये केकई के अनुताप पाठ से जो है उद्धृत है, केकई के अनुताप 2 बार मैंने बोल दिया, सॉरी। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर, जो दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, और आप लोगों को कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। और समझ लीजिए स्टूडेंट, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। देखिए सबसे जो है इसमें दूसरा आना चाहिए, ठीक है, दूसरा कर लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में, यहाँ पर देखिए रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग, यहाँ पर जैसे केकई के अनुताप पाठ का आप लोगों ने नाम सुना, तो माता जो केकई हैं, जो है राम जी की जो है माँ, या भरत की माँ भी आप कह सकते हो केकई जी को, ठीक है। तो इसके चैप्टर के बारे में है, और यहाँ पर वही चैप्टर का अंश जो है व्याख्या जो है मैथिली शरण गुप्त ने अच्छे से करके बताया है। तो यहाँ पर देखिए उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन का, यहाँ पे देखिए जो समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है जो आप लोग देख सकते हो। और ये जो ये है भैया, प्रभु बोला गिरा जो है गिरा गंभीर निर्नधि जैसा, यानी प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने कहा था। याद रखिएगा, हमारे अयोध्या बगल में ही है, गोंडा जिला मेरा है, अयोध्या जो है जो हमारे बगल का जिला है, जाते रहते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन होता रहता है अच्छे से। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो इसमें दिया कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए भरत जो है राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। तीसरा प्रश्न के बाद में चौथा प्रश्न है अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो अयोध्या का जो राज्य है आप सभी को पता होगा, सीरियल वगैरह या मूवी वगैरह आप लोगों ने रामायण का देखा होगा तो आपको पता होगा। अयोध्या का राज्य जो है, अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया था। प्रभु श्री राम ही उसके राजा बने थे, ठीक है। उसके जो खड़ाऊ है, राम जी ने जो अपना खड़ाऊ भरत को दे दिया था। भरत जी गए थे लाने, खड़ाऊ को अपने सिर पर रख लिए थे। भैया सीरियल वगैरह उसमें यानी रामायण में मैंने भी देखा हुआ है। पांचवा प्रश्न है कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्नधि जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार भैया इसमें उपमा और अनुप्रास 2 अलंकार है। तो ये पूरा पदांश था जो मैंने आप लोगों को
सॉल्व करके बताया, हल करके बताया। 10 नंबर आप लोगों को जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप लोगों को 10 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, खुद को एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता है 10 नंबर देने से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम जो है, इसमें गीत भी है मैथिली शरण गुप्त जी का, तो उसको भी आप लोग जरूर उस चैप्टर के पद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। गीत और केकई के अनुताप, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं जिससे कि पद्यांश आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक को। अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन परिचय का, लेखक का जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, इनके जीवन परिचय के साथ में हम साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को भी बताएंगे इस वीडियो में। अच्छे से आप लोग जानोगे, 5 नंबर इस वीडियो में आपका वेस्ट नहीं जाएगा, 5 नंबर आप लेकर आओगे। और ये जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए इनका जीवन परिचय पूरा पढ़ते हैं, और आप लोग इसी तरीके से कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारी बातों को भी सुनकर याद कर सकते हो। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डाला हुआ है, इसमें लिखा है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्राखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को ये वयोवृद्ध साहित्यकार रूढ़िगतता के कारण स्वर्ग सिधार गया। देखिए जीवन परिचय में ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इनका साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय में आप इतना लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा। साहित्यिक परिचय इसलिए होता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया कि इनका जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानना बहुत ही मज़ेदार होगा, और आप लोगों को ऐसे ही लिखना है जिस तरीके से मैंने बताया। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक, बलिया जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब आ जाइए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में लिखा हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर का, अब देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो ये इनका साहित्यिक परिचय जो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया इनका साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय इनका है। अब आ जाइए इनकी रचनाओं पर। रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी रचनाएं देखिए, सबसे पहला है निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता निबंध संग्रहित है। तो ये निबंध संग्रहित किसका है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निबंध संग्रह का। इसमें कई जो अन्य रचनाएं हैं। दूसरा है आलोचना। आलोचना में साहित्य सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आलोचनाएं हैं ये सारी। तीसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, और चौथा है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनकी रचना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये रचनाएं हैं। और जो बहुविकल्पीय के प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो 5 नंबर का जो है जीवन परिचय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, मैंने आपको बता दिया है। और जो भी आप लोगों को पेपर में जाइएगा, कॉपी में लिखिएगा इस तरीके से, तो जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। काली पेन से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है कलरफुल जो है, क्योंकि कंप्यूटराइज है तो इसको मैंने कलरफुल कर दिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो आप लोगों के लिए मैं कॉपी का वीडियो भी बना दिया हूँ कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, बाई शिवम स्टडी। क्या लिखना है? बाई शिवम स्टडी। यूट्यूब पर जो सर्च वाला ऑप्शन होता है माइक वाला, उस पर लिखोगे कि हिंदी में कॉपी कैसे लिखें, बाई शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने कॉपी लिखने का तरीका बताया, क्योंकि जब आप कॉपी लिखने का तरीका जान लेते हो तो 10 से 15 नंबर का इजाफा हो जाता है। और आप जो गलतियां हैं बोर्ड एग्जाम में जो है गलतियां काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं, वो कॉपी देखने के बाद में गलतियां आप नहीं करोगे, और अच्छा स्कोर हिंदी में फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कमाल धमाल जाने वाला है।
अब आ जाइए देख लेते हैं कवि का जीवन परिचय। अगला जो टॉपिक है हमारा कवि का जीवन परिचय है। देखिए कवि के जीवन परिचय में सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय बताया है और जो है जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय बताया है और भी जो अन्य कवि हैं उनका भी जीवन परिचय बता दिया है, लेकिन मैंने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय नहीं बताया था। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 18 फरवरी के पेपर में ये जीवन परिचय आपकी परीक्षा में आने वाला है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, 18 फरवरी 2026 के क्लास 12 हिंदी के पेपर में सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पूछा जाएगा। चलिए इनका जीवन परिचय लिखकर नहीं, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कैसे इनका जीवन परिचय है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा कॉपी में और यहाँ पर पढ़िए। प्रकृति के अनन्य प्रेमी श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगा दत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कोसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता यानी सुमित्रा नंदन पंत जी की माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। इस कारण पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और इनका जो पालन पोषण इनकी बुआ ने किया था ये याद रखिएगा। भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। यहाँ पर देखिए मैंने बुआ का नाम लिखा नहीं क्योंकि जीवन परिचय मुझे ज़्यादा बड़े में करना नहीं था, इसको मैंने शॉर्टकट में कर दिया। इस कारण पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था और सन 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस अन्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया। कब हुआ था? 1977 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था, तो यानी 77 साल की एज में इनका देहांत हो गया था। तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। भारत सरकार का ये भारत रत्न है पद्म भूषण। अब आइए साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में कुछ खास नहीं मिला, साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है सुमित्रा नंदन पंत जी का। देखिए साहित्य परिचय। आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। पंत जी का स्थान क्या है? बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। सामान्यतः पंत जी के काव्य को सबसे पहला है, अब देखिए पहले नंबर पर छायावादी और दूसरा प्रगतिवादी 2 भागों में बांटा जाता है। परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत के रूप में, आप देखिए कोमल कांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये साहित्यिक परिचय है सुमित्रा नंदन पंत जी का, जो कि कवि है। 5 नंबर का इनका भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आता है। लेखक और कवि का जीवन परिचय 5-5 नंबर का आपके हिंदी के परीक्षा में पूछा जाता है। अब आ जाइए सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं के बारे में भी समझ लेते हैं। इनके रचनाएं देखिए, पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन सी रचनाएं देखिए। वाणी, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगमाणी, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, परिकिरणा, ज्योतोष्णा, रानी, हार, 5 कहानियां, उमर ख्याम, या देखिए उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं भैया? सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है कहानी। इस वीडियो में मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश बताने वाला हूं, यानी पूरा ही बुक का निचोड़ रहेगा। और खंड का, वो चाहे खंड का हो आप लोगों का या खंड खा हो, एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा और आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अच्छा स्कोर दिलाऊंगा, ये मेरा विश्वास है और गारंटी है आप सभी के लिए, क्योंकि भैया मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ 1 घंटे का, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज में जरूर देकर जाऊँगा और 95% तो आएगा। बस आप मेहनत कीजिए और जो मैं वीडियो हिंदी का बनाता हूँ उस पर आप अमल कीजिए या उसको देखिए, उस पर विचार कीजिए, उसको एक प्रकार से अपने जीवन में उतारिए, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे हिंदी में। अब आ जाइए कहानी पर। बहादुर कहानी का सारांश मैं बताऊंगा, जो कि हर साल आपके पेपर में आएगा। पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। पंचलाइट कहानी को तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में कवर किया है, लेकिन बहादुर कहानी बच रहा था, तो इस वीडियो में मैं बहादुर कहानी का सारांश भी आप सभी को बता दे रहा हूँ। बहादुर कहानी का सारांश 5 नंबर के पेपर में हर साल पूछा जाता है। इनका सारांश चलिए देख लेते हैं। देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की, यहाँ पर देखिए,
कथात्मक रूप में रचना की है। यहाँ पर देखिए अमरकांत जी जो है बहादुर कहानी के सारांश है। जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नौकर की बात हो रही है। कौन नौकर है, बहादुर नौकर है। यहाँ पर देखिए आत्म कथात्मक रूप में रचना की है। तो ये इसका छोटा सा एक प्रकार से प्रस्तावना होता है ना, जिस तरह से इंट्रोडक्शन देना, वही था। अब यहाँ से इस कहानी का पूरा जो है मतलब समझ में आपको आएगा। देखिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी, अमरकांत जी की पत्नी निर्मला स्वयं को भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो यहाँ पर स्टूडेंट आप हमारी बातों को भी सुनकर याद कर सकते हो और इसको अपने शब्दों में भी कॉपी में और बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो। पेपर में 5 नंबर का आएगा कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, तो आपको लिख देना है। देखिए 12 से 13 साल का कहाँ का लड़का है, नेपाल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह देखिए जो है धीरे धीरे क्या कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य करता है। कौन, बहादुर घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसको, बहादुर को ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के क्या हो चुके थे, आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से क्या करते हैं, घबराते हैं। जो बहादुर की उपयोगिता, बहादुर का साहस देखकर, अब यहाँ पर इसमें थोड़ा एक प्रकार से होता है निष्कर्ष होता है ना, थोड़ा यहीं पे दिया हुआ कि बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसको आप हाईलाइट कर देते हैं प्रश्न को। देखिए इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, काली पेन से लिख दीजिएगा। जब यहाँ तक पूरा हिंदी लिखिएगा, इसके बाद में इसको काली पेन से लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है आपका, ठीक है, उसका फोकस सीधा इसी पर जाए और भैया वो देखे कि बच्चे ने लिखा है। 5 नंबर देकर वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा, कुछ सोचेगा नहीं। देखिए, परंतु अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें क्या है, प्रिय है। जो बहादुर है ये नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है और अपनी माँ के दुर्व्यवहार से घर छोड़कर जो है अमरकांत जी यानी निर्मला के घर में एक नौकर रख लिया जाता है। उसी के बारे में कहानी है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लड़का था बहादुर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अमरकांत जी ने इस कहानी के बारे में अच्छे से समझाया, खुद को पात्र बनाते हुए। तो बहादुर कहानी भी इस वीडियो में मैंने बता दिया स्टूडेंट। और जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें खंड काव्य का रहेगा, खंड काव्य का। और खंड काव्य जो है स्टूडेंट, खंड काव्य की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो मैंने सभी खंड काव्य इस चैनल पर, जो हमारा जियोग्राफी हिंदी चैनल है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया। कोई भी खंड काव्य सर्च करोगे, चाहे वो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य हो, त्यागपति हो, श्रवण कुमार हो, जो या आपका रश्मरथी, कोई भी खंड काव्य हो, आप लोग इस चैनल पर देखोगे, मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को अपने ही जिले का खंड काव्य तैयार करना है, कोई अन्य जिलों का खंड काव्य मत तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर आपका कट जाएगा। अपने जिलों को तैयार करोगे तो पेपर में वो हर साल आता है, ठीक है, और 5 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा। तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये फिक्स होता है। जो पेपर में हर साल पूछा जाता है, पिछले 2-3 सालों का आप हमारे वीडियो के थ्रू पेपर भी देख सकते हो, 2024, 2025 और 2026 का जो पेपर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कहानी था। उसके बाद में खंड काव्य। अब हमारा अगला जो भाग आएगा, अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, यहाँ से स्टूडेंट खंड खा के सारे प्रश्न हिंदी व्याकरण से प्रारंभ होते हैं। क्लास 12 हिंदी का खंड खा के, और ये दोनों जो होते हैं खंड का और खंड खा, ये दोनों बराबर के हकदार होते हैं। 50 नंबर आप लोगों को खंड खा से मिलेगा और 50 नंबर जो है वो खंड का से मिलेगा, तभी जाकर 100 नंबर का पूर्णांक हिंदी का ये कंप्लीट होगा। संस्कृत का गद्यांश आपका सबसे पहले रहेगा खंड खा में, संस्कृत का गद्यांश, क्योंकि हिंदी व्याकरण के सारे प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि आपको 50 नंबर का स्कोर करना है। तो चलिए इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें खंडखा में संस्कृत का गद्यांश है, जो कि 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। देखिए 7 नंबर कैसे मिलेगा संस्कृत के गद्यांश में, ये समझ लेते हैं। 2 नंबर दिया जाएगा आपको संदर्भ के लिए, यानी ये जो आपका गद्यांश है इसके संदर्भ को लिखने के लिए। 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद को बताने के लिए, इसका अनुवाद करना है ना, इसके अनुवाद हिंदी में मीनिंग जब आप इसको निकालोगे तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और ये पेपर में अथवा करके
याद रखिए अथवा करके पेपर में 2 दिए जाते हैं, संस्कृत का गद्यांश भी। तो इसके संस्कृत के गद्यांश जो कि सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, सबसे पहले चलिए इसका अनुवाद जान लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, गुरुणा एवं आज्ञात महर्षि दयानंद, यानी गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद एतद देशवासिनी, यानी इस देश के जनान उद्धुत कर्म क्षेत्र वात रत, यानी इस देश के निवासियों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद गए। तो इस तरीके से आपका हिंदी में पूरा मीनिंग रहने वाला है संस्कृत के गद्यांश के। तो 2 अथवा करके, जैसा कि मैंने बताया, 2 गद्यांश आपके संस्कृत का रहता है, 7 नंबर का होता है। हर साल ये भी पेपर में संस्कृत के गद्यांश आता है। चैप्टर का क्या नाम है यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। इसी संस्कृत के गद्यांश में महर्षि दयानंद जो चैप्टर का नाम है, और इसका मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ये देखिए। और जैसा कि मैंने बताया था ना, ये संकेत है स्टूडेंट, संकेत। संकेत का अर्थ ये होता है कि पेपर में 2 आप संस्कृत का गद्यांश को सॉल्व करोगे, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। 2 अथवा करके दिया जाता है कि जो आपको अच्छा से सॉल्व करना आता हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि जिसका आप अनुवाद कर पाओगे, वही आपको करना है। उसके लिए आपको एग्जामिनर कैसे जानेगा, उसके लिए संकेत को लिखना जरूरी होता है। गुरुण, ये देखिए आगे का 2 वर्ड उठा लीजिए, गुरुणा एवं, उसके बाद में डॉट डॉट करते चले जाइए। लास्ट का जो 2 वर्ड है ये देखिए यहाँ पर व्यवस्थापत्य, इसको लिख देना है। तो एग्जामिनर इससे जान जाएगा, जो कॉपी चेक करोगे, कि बच्चे ने ये जो संस्कृत का गद्यांश को हल किया है। इसमें संदर्भ के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखना है ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। संदर्भ के लिए, और आप लोगों को जो और भी जो चैप्टर को, जैसे कि आपका जो है पंचशील सिद्धांता हो गया, संस्कृत भाषा या महत्व हो गया, और जातक कथा पाठ हो गया, तो संदर्भ तो यही होगा, बस आपका पाठ का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे संदर्भ इसमें देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महर्षि दयानंद पाठ से क्या है, अवतरित है। तो ये हो गया 2 नंबर का आपका इस संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। और ये रहा इसका अनुवाद, यानी हिंदी में हम इसको जो है अनुवाद कहते हैं, संस्कृत टू हिंदी में इसका अनुवाद, यानी पूरा ये संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में पूरा मीनिंग बताना है, अच्छे से समझाना है, तभी आपको 5 नंबर इसमें और 2 नंबर संदर्भ में दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है स्टूडेंट, वो होता है संस्कृत में, यानी संस्कृत का अनुवाद करना। तो आप लोगों को महर्षि दयानंद पाठ के सारे जो क्वेश्चन बैंक से सारे आप लोगों को इसके संस्कृत का गद्यांश उठाना है, पढ़ लेना है और उसका हिंदी मीनिंग जान लेना है। क्योंकि संदर्भ तो बहुत ईजी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, केवल संस्कृत भाग आपको लिख देना है कि इसके महर्षि पाठ से अवतरित है, बस इतना लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर कोई और चैप्टर होगा, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, भोज्यश्चुदार्यम, तो चैप्टर का नाम लिख दोगे, बाकी 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा संदर्भ में। बस इसका अनुवाद कठिन है, इसका अनुवाद चलिए देख लेते हैं। देखिए अनुवाद में गुरु से, ये अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए संस्कृत के गद्यांश का, इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद है, गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के निवासियों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद गए। सर्वप्रथम हरिद्वार में, देखिए सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथी तट के किनारे यहाँ पे देखिए पाखंड या प्राखंड, देखिए पाखंड का खंडन करने वाली पताका को स्थापित किया, और उसके बाद हिमाद्री जाकर 3 वर्ष तक तप किया। उसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण यहाँ पे देखिए, और ईश्वर द्वारा रचित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का विभाग गुण और कर्म के अनुसार है, न कि जन्म से आज जो है आश्रम 4 ही है। ईश्वर एक ही है, ब्रह्मा, पितृ, देव, अतिथि तथा यहाँ देखिए बलि विश्वदेव से यह देखिए 5 महायज्ञ रोजाना करने चाहिए। स्त्री और शूद्र को यह देखिए वेद पढ़ाना चाहिए। इस वाक्य की सराहनीय, यह देखिए सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी को वेदा अध्ययन करने की अधिकार की व्यवस्था की। इस प्रकार पाखंड, या देखिए पाखंड के उन्मूलन के लिए वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए सर्वत्र घूमते रहे महर्षि दयानंद जी। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका पूरा ये अनुवाद था, काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनका जो है संस्कृत का गद्यांश है, और आप लोगों को 7 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनके पूरे पाठ को जो है पूरे पाठ के संस्कृत का गद्यांश पढ़ लोगे, क्योंकि पेपर में भैया 7 नंबर का आएगा। मॉडल पेपर का वीडियो आप लोग हमारी देखते होंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा है संस्कृत का श्लोक। अगला जो हमारा
टॉपिक है संस्कृत का श्लोक, इसको भी हम संस्कृत का पद्यांश भी कह सकते हैं। ये भी पेपर में 7 नंबर का होता है। सेम तरीका, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए, 5 नंबर इसका अनुवाद के लिए। देखिए फर्क इसमें इतना है कि ये छोटा सा इसका श्लोक होता है और इसके छोटे से ही अनुवाद में 5 नंबर आपको दिया जाएगा। संदर्भ तो इसका अलग होता है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं श्लोक को। जल बिंदु निपातेन कर्मश पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानम, यहाँ पे देखिए सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। ये एक प्रकार से श्लोक है। चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पर सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो श्लोक भी स्टूडेंट ने पेपर में भैया अथवा करके ये भी 2 दिए जाते हैं। यानी जिस तरीके से हिंदी में गद्यांश पद्यांश होता है ना, ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है और इसमें भी 2 दिए जाएंगे आपको। 2 गद्यांश में 2 श्लोक में दिए जाएंगे। दोनों में से किसी एक का हल करके यानी उसके संदर्भ और उसका अनुवाद करना है हिंदी में। देखिए स्टूडेंट इसीलिए मैंने जल बिंदु यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आप एक का एग्जामिनर को पहचानने के लिए दिक्कत ना हो और उसके लिए आप संकेत ये डाल लिए हो। संकेत हेडिंग होता है ना, आगे का जो 2 वर्ड होता है ये उठा लेते हो और जो पीछे का 2 वर्ड होता है ये उठा लेते हो। जैसे जल बिंदु धनस्य च, ये आपने लिख दिया, एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने ये श्लोक को सॉल्व किया है। इसका संदर्भ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। सुभाषित रत्नान जो पाठ है इससे क्या है, ये अवतरित है, ये संदर्भ। तो ये चैप्टर का नाम है। देखिए इसमें भी सेम तरीका है। यहाँ पर जो है संस्कृत का एक प्रकार से जो होता है ना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक। वहाँ पर संस्कृत का गद्यांश था तो ये लिखा था। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पर भी संस्कृत का भाग है, वहाँ पर भी संस्कृत का भाग था, यानी संस्कृत के गद्यांश वाले में। चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नान, ये जो ऊपर आपका श्लोक दिया हुआ है। इसका चलिए अनुवाद देख लेते हैं। जल बिंदु निपातन कर्मस पूर्यते घटे सा हेतु सर्व विद्यारंभ धर्मस्य च धर्मस्य च। इसका अनुवाद है जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है। विधाओं धर्म और क्या धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, देखिए विद्या धर्म व धन संचित होता है। देखिए यहाँ पे विधा लिखा है, विद्या समझ लीजिए, ठीक है। विद्या धर्म व धन, यहाँ पे देखिए विद्या धर्म व धन संचित होता है। तो ये अनुवाद में है। जल की बूंद बूंद गिरने से जिस तरीके से घड़ा भर जाता है उसी तरीके से इसके बारे में बताया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है, 7 नंबर पर आना है। तो जो सुभाषित रत्नान पाठ है इसके सभी श्लोकों को एक एक करके अभी से रट डालिए, रट्टा मार लीजिए। बस अनुवाद ही आप लोगों को करना है, यानी इसका हिंदी में मीनिंग जान जाओ, बस कुछ नहीं करना। 7 नंबर आपके जेब में रहेगा, ये आपको याद रखना है। बस सुभाषित रत्नान के पाठ के सभी श्लोकों को पढ़ लीजिए बेटा, पेपर में हर साल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सारे पढ़ लेना है सुभाषित रत्नान पाठ के। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रस है, रस भी पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। मॉडल पेपर के वीडियो में मैंने बताया हर साल ये पेपर में आपका रस पूछा जाता है। देखिए करुण रस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। करुण रस जो कि पॉपुलर रस है, एक प्रकार से महत्वपूर्ण रस है, पेपर में बार बार आता है। देखिए रस, इसका स्थायी भाव शोक है। शोक है किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से ये अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है मणि खोयो भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये हो गया करुण रस का परिभाषा। इसका एक और परिभाषा जो मैंने क्लास 9th में याद किया था वो आप लोग सुन लीजिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो एक ये मैंने परिभाषा इसका याद किया था। इसका उदाहरण एक और मैंने याद किया था कि जथा पंक विन खग अत दीना, फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद विन तो ही, जो जड़देव जियावन मोही। ये इसका एक और उदाहरण है, और उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये देख सकते हो। मणि खोयो भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये रस है, पेपर में 2 होते हैं अथवा करके 2 दिए जाते हैं। दोनों में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। ये भी पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें मैं रूपक अलंकार के बारे में बताऊंगा क्योंकि पेपर में बार बार यही पूछा जाता है। देखिए जहाँ उपमेय और उपमान में निषेधा रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, बस खत्म। अब इसका मेरे शब्दों से सुन लीजिए कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, बस कुछ नहीं करना। 1 नंबर यहाँ पर आपको परिभाषा के लिए दे दिया जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ये इसका उदाहरण है, एक हम हमारे शब्दों से सुन लीजिए
कि उदत उदगरी मंच पर, यानी उदत उदगरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसित संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग, चरण कमल बंदो हर। राइट, मैंने काफ़ी यानी 9th में मुझे याद किया था, 9th में स्टूडेंट रस छंद अलंकार के बारे में, वो मुझे अभी तक याद है। और आप लोगों ने हाई स्कूल में याद किया होगा तो अभी तक आप लोगों को रस छंद अलंकार याद होगा। तो ये था अलंकार, जो कि पेपर में ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। अब आ जाइए छंद पर। देखिए छंद आपके पेपर में जो है ये भी 2 नंबर का हर साल पेपर में होता है। सोरठा छंद हो गया, रोला हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गया। चौपाई बार बार पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सोरठा के बारे में बताऊंगा। देखिए, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो परिभाषा होता है तभी आप इसका मात्रा लगा पाओगे, जब इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए, पहले और तीसरे चरण में क्या 11-11 मात्रा है। तो ये हो गया आप लोगों का ये पहला चरण और ये हो गया तीसरा चरण। इसमें 11-11 मात्रा है तथा दूसरे और चौथे चरण में जो यहाँ पर कितने होते हैं 13-13 मात्रा है। तो ये दूसरा है और ये चौथा, इसमें कितने 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये एक प्रकार से इसका चलिए मात्रा लगा देते हैं। सबसे पहले उदाहरण समझ लेते हैं कि जय सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिवर बंदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, रास शुभ गुण सदन। मात्रा देखिए कैसे लगाएंगे स्टूडेंट। जय सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, यहाँ पर देखिए सिद्ध होई तक यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद में बुद्धि तक, ये आप लोगों का बुद्धि सोई यहाँ तक हो जाएगा। इसमें कॉमा लगा हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। तो जय ही वाले में 2 हो जाएगा मात्रा, 1 2। शुभरत में आपका 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को कैसे। उसके बाद में सिद्धि में आपके ये भी 2 हो जाएगा। गणनायक में आप लोगों का जो है यहाँ पर देखिए, इसमें गणनायक में कितने हो जाएंगे? शायद 5 हो जाएंगे, 1 2 ऐसे करके ये 2 मात्रा लगा है ना, 3 4। उसके बाद में करिवर में 1 2 3 4 और 5 इसमें हो जाएगा, और वंदन में 1 2 3। तो देख लेते हैं स्टूडेंट। फिर करहु अनुग्रह में भी देख लेते हैं। इसमें देखिए करहु अनुग्रह में तो 1 2 3 इसमें हो गया मात्रा, फिर 1, और ये जो एस वाला संबल है ये 2 है मात्रा, यानी जब 2 मात्रा लगी होती हैं तब एस, फिर 1 1, फिर इसमें भी 2 हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों का जो है एक प्रकार से 2 हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद में इसमें भी आप लोगों का 2 हो जाएगा, शुभ, फिर गुण में भी 2, और सदन में भी आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये पहला और तीसरा चरण तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 9 10 ही होता है भैया, 11 कहाँ पर गया? ये देखिए एक मात्रा यहाँ पर और लगा दीजिएगा, 11 हो जाएगा। तो एक ये जो एस वाला सिंबल है ये 2 मात्रा है, यानी जब 2 मात्रा लगी होती तब। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भैया 11 मात्राएं कंप्लीट है। तीसरे चरण में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 मात्राएं कंप्लीट है। अब इसमें देख लेते हैं 13-13 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें भैया 3 ज़्यादा कहाँ से आ गया, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले गणनायक में देखिए स्टूडेंट कितने 5 हैं, तो गणनायक में 5 हो गया, ठीक है। ये जो आपका सिद्धि हुई वाला ये अब मैंने जोड़ दिया था, सॉरी, ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया था, तो इसको आप हटा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो भैया 13 मात्रा ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मात्रा लगाना ही सबसे कठिन होता है, और जब आप लोग पढ़े रहोगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए इसमें मैंने 9th में याद किया था। उसके बाद में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं कंप्लीट, यानी इसमें 11-11 मात्राएं 13-13 मात्राएं, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों सर्च करोगे स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रस छंद अलंकार, यानी ये रस छंद और अलंकार के बारे में आप YouTube पर वीडियो सर्च करोगे तो कई सारी वीडियो है, लेकिन आपको मेरा वीडियो चाहिए होगा तो करना क्या है, रस छंद अलंकार 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए। हर साल ये पेपर में आता है, 6 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा, ठीक है। चुपके से सुन लो। रस छंद अलंकार बेटा 3 आप लोगों का ये जो है 2-2 नंबर का 3 टॉपिक होता है, 6 नंबर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन भी पा सकते हो, 1 नंबर से आप फेल भी रह सकते हो, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हो। तो रस छंद अलंकार के लिए 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। रस छंद अलंकार यूट्यूब पर सर्च कर लोगे, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख दोगे, या आप हमारी जियोग्राफी हिंदी चैनल का नाम लिख दोगे तो वीडियो मिल जाएगा। तो ये भी मैंने टॉपिक आप सभी को जो है कंप्लीट करके बता दिया है। अब आ जाइए जो है किस पर, निबंध पर। निबंध, ये भी आपके पेपर में जो है 9 नंबर का निबंध दिया जाता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे छात्र जीवन और अनुशासन पर निबंध। छात्र जीवन और
अनुशासन काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है और ये निबंध आप तैयार कर लोगे तो 9 नंबर आप लोगों का कंफर्म रहेगा। और इस निबंध के बारे में मैं डिटेल से मैं बताया हूँ। चलिए देखते हैं पूरा। देखिए स्टूडेंट, निबंध आप सभी जब भी लिखिएगा तो रूपरेखा, कोई भी निबंध लिखिए तो रूपरेखा जो है हेडिंग डालना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें कौन कौन से हेडिंग के बारे में बताने वाले हो रूपरेखा में बता देते हो तो एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और उसी हिसाब से वो जो है 9 नंबर पूरा देकर वो चला जाता है। तो रूपरेखा में देखिए इसमें जो मैं आपको पॉइंट या जो हेडिंग में बताने वाला हूँ, देखिए सबसे पहला प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन रहेगा, इसके बारे में छात्र जीवन के अनुशासन के बारे में। दूसरा है विद्यार्थी और विद्या। तीसरा है अनुशासन का स्वरूप और महत्व। चौथा है अनुशासनहीनता के कारण। और का नंबर करके देखिए इसमें कारण के में कि का पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण भी हो सकता है। पांचवा है निवारण के उपाय, इसके जीवन का निवारण कैसे हो सकता है इन कारणों का। और लास्ट में है उपसंहार, निष्कर्ष भी हम आप इसको कह सकते हैं। चलिए पूरा देखते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग है प्रस्तावना में, देखिए छात्र जीवन के बारे में। विद्यार्थी देश का भविष्य है, बहुत बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पर। और आप हमारी बातों को सुनकर और यहाँ पर समझकर भी अपने शब्दों में जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से समझाकर लिख सकते हो। देखिए प्रस्तावना में, विद्यार्थी देश का भविष्य है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है, अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होता है। उत्तम होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का जो चरित्र है वो उत्तम होना बहुत आवश्यक है। उत्तम चरित्र के अनुशासन से ही बनता है। उत्तम जो चरित्र वो क्या है, अनुशासन से ही बनता है। अनुशासनहीन विद्यार्थी व्यवस्थित नहीं रह सकता और ना ही उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की शिकायत सामान्य सी बात हो गई है, अतः इस समस्या के सभी पक्षों पर विचार करना उचित होगा। यानी ये जो पूरा विचार है, पूरा विद्यार्थी का विद्या अनुशासन का स्वरूप और महत्व और ये इसके कारण निवारण उपाय, इनके बारे में भैया विचार करना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं जो अगला इसमें रूपरेखा का जो पॉइंट है, विद्यार्थी और विद्या। ठीक है, विद्यार्थी और विद्या अगला हेडिंग है और इसी तरीके से हेडिंग से आपको लिखना है। विद्यार्थी का अर्थ विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इससे विद्यार्थी जीवन के महत्व का भी पता चलता है। विद्यार्थी जीवन के महत्व का भी पता चलता है। संसार में विद्या सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है जिस पर मनुष्य के भावी जीवन का संपूर्ण विकास तथा संपूर्ण उन्नत निर्भर करती है। इसी कारण महाकवि या देखिए भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। विद्या ही मनुष्य का क्या है, श्रेष्ठ स्वरूप है। इस तपस्या का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कवि भी कहता है कि सुखार्थिन, देखिए सुखार्थिन कुत्यो विद्या कुत्तो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी व त्यज्यत विद्या विद्यार्थी व त्यज्यत सुखम। सुभाषित उद्यान पाठ से ये आपका लिया गया है और इसके बारे में कवि ने काफ़ी अच्छे से समझाया है। ठीक है, सुभाषित उत्नान जो श्लोक वाला पाठ है ना, उससे ये लिया गया श्लोक भी आप कह सकते हो। तो विद्यार्थी और विद्या के बारे में मैंने बता दिया। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है अनुशासन का स्वरूप और महत्व। अनुशासन का स्वरूप और महत्व है कि अनुशासन का अर्थ बड़ों की आज्ञा, शासन के पीछे अनुचलना। जिन गुरुओं की कृपा से विद्या रूपी रत्न प्राप्त होता है उसके आदेशा अनुसार कार्य किए बिना विद्यार्थी के उद्देश्य सिद्ध भला कैसे हो सकती है। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। उसका जो उपयोग करने के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। अनुशासन का विद्या अध्ययन, अब देखिए विद्या अध्ययन से अनिवार्य संबंध है। वस्तुतः जो महत्व शरीर में व्यवस्थित रुधिर संचार का है वही विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का है। अनुशासनहीन विद्यार्थियों को पग पग पर ठोकर और यहाँ देखिए फटकार सहनी पड़ती है। यानी जो अनुशासनहीन व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया गया है कि अनुशासनहीन विद्यार्थियों को पग पग पर ठोकर और फटकार सहनी पड़ती है। चौथा पॉइंट यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, अनुशासनहीनता के कारण वस्तुता। चलिए देख लेते हैं। वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मुख्यतः निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब वो 3 वर्ग कौन से हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहला यानी का नंबर वाला है पारिवारिक कारण। अब परिवार के यानी परिवार का क्या कारण है इसमें देखिए, बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। बिल्कुल सही बात ये कही गई है। बालक की जो पहली पाठशाला है वो अपने परिवार से ही सीखता है, जन्म लेता है अपने परिवार से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। गलत चीज़ गलत व्यवहार और सही चीज़ सही व्यवहार।
माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं और अपने बच्चों की ओर ध्यान देने हेतु उन्हें अवकाश नहीं मिला था, यानी छुट्टी नहीं मिलता। इससे बालक उपेक्षित होकर विद्रोही बन जाता है। दूसरी ओर अधिक लाड़ प्यार, देखिए यहाँ पर देखिए, अधिक जो लाड़ प्यार से भी बच्चा बिगड़कर निरकुश या स्वेच्छाचारी हो सकता है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो माता पिता होते हैं इनका जीवन, यानी बालक के जीवन में बहुत अहम महत्व होता है, और जो है माता पिता नौकरी में व्यस्त या कोई अन्य काम में व्यस्त होकर अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, और इसी के कारण जो है बालक विद्रोही बन जाते हैं, और लाड पाल जो इनकी एक प्रकार से बच्चों पर लाड प्यार करते हैं ना, वो एक प्रकार से निरंकुश या स्वेच्छाचारी हो जाता है और वो बिगड़ जाते हैं। तो ये पारिवारिक कारण के बारे में बताया गया है। अब आ जाइए अगला जो कारण है खा वाला, सामाजिक कारण। अब इसमें देखिए समाज का क्या दोष है। विद्यार्थी जब समाज में चतुर्दिक व्याप्त भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, सिफारिशबाजी, भाई भतीजावाद, चीज़ों में मिलावट, फैशन परस्ती, विलसिता और भोगवाद अर्थात प्रत्येक स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो उसका भाविक मन देखिए स्तब्ध हो उठता है, वो विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है। गा नंबर कारण है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण देख लेते हैं। जैसे सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण है, वैसे ही राजनीतिक कारण में है छात्र अनुशासनहीनता को नेता लोग अपने दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को नौकरी आदि की या देखिए प्रलोभन देकर पथ भ्रष्ट करते हैं। छात्र यूनियनों के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल पैसा खर्च करते हैं तथा विद्यार्थियों को प्रदर्शन और तोड़फोड़ के लिए उकसाते हैं। विद्यार्थियों में हो रहे इस राजनीतिक हस्तक्षेप ने अनुशासनहीनता की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। तो ये राजनीतिक कारण भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं। देखिए समस्या कोई भी हो उसका उपाय होगा ही। भगवान कोई समस्या देता है, यानी भगवान समस्या नहीं देता, लेकिन भगवान उपाय जरूर बताता है कि ये उसका उपाय है। और सेम इसी प्रकार से छात्र जीवन में जो एक प्रकार से अनुशासनहीनता के कारण है उनके उपाय भी हैं। चलिए इसका उपाय देख लेते हैं 5वें नंबर पॉइंट में, हेडिंग में, निवारण के उपाय। यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो प्रायः ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। प्रभावशाली, गरिमा मंडित, विद्वान और प्रसन्नचित्त शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं, क्योंकि वो उस शिक्षक के हृदय में अपना स्थान एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बनाना चाहते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई। छात्र अनुशासनहीनता के उपयुक्त कारणों को दूर करके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले वर्तमान पुस्तकीय शिक्षा को हटाकर प्रत्येक स्तर पर उसे इतना व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए कि शिक्षा पूरी करके विद्यार्थी अपनी आजीविका के विषय में पूर्णता निश्चित हो सके, बल्कि बराबर अपनी आजीविका के विषय में पूर्णता निश्चित हो सके। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा हो। ऐसे योग्य, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर देखिए नियुक्त हो जो विद्यार्थी की शिक्षा पर समुचित ध्यान दे। जो विद्यार्थी की शिक्षा पर क्या ध्यान दे? समुचित ध्यान दे। परीक्षा प्रणाली स्वच्छ हो जिससे योग्यता का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। इसके साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, सामाजिक भ्रष्टाचार मिटाया जाए। सिनेमा और दूरदर्शन पर देशभक्ति की भावना जगाने वाले चित्र प्रदर्शित किए जाए तथा माता पिता बालकों पर समुचित ध्यान दे और उनका आचरण ठीक रखने के लिए अपने आचरण पर भी दृष्टि रखें। तो ये जो है निवारण का इसका उपाय है। अब इसका जो एक प्रकार से स्टूडेंट वो होता है ना निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं, और इसको हम उपसंहार के भी नाम से जानते हैं। छात्र जीवन का अनुशासन काफी महत्वपूर्ण ये निबंध है। चलिए देख लेते हैं इसका 6 नंबर पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसमें उपसंहार में जो है निबंध में, छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीतिक, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में निहित है। इनमें सुधार लाकर ही हम विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये लास्ट में उपसंहार में मैंने बता दिया पूरा, और इसके 6 पॉइंट थे। छात्र जीवन और अनुशासन काफी महत्वपूर्ण निबंध है, और भी मैंने निबंध पर वीडियो बनाया है। 4 में से किन्हीं एक निबंध के बारे में आप लोगों को स्टूडेंट पेपर में बताना है, ठीक है। तो ये निबंध जो है आप लोगों का हो गया। अगला 9 नंबर का निबंध था, ये मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक।
अगला जो टॉपिक है वो है संधि। आपके पेपर में एक एक करके 3 संधि स्टूडेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक यानी बहुविकल्पीय की तरह ही होता है, 1, 2 और 3 यानी 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, हर साल पेपर में आता है। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है संधि में, पावक का संधि विच्छेद होगा। तो इन 4 विकल्प में से बताना है कि पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए पावक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पो धन अका, यानी पो प्लस अका हो जाएगा पावक का सही संधि विच्छेद। दूसरा प्रश्न है कि नैनम का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। 4 जो विकल्प दिए जाते हैं इनमें से कई एक ही चुनकर आपको कॉपी में लिखना रहेगा। तो नैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ने प्लस अनम हो जाएगा नैनम का सही संधि विच्छेद। तीसरा प्रश्न दिया हुआ कि पो प्लस इत्रम की संधि है, तो पो प्लस इत्रम की संधि क्या पवित्र है या परित्राण है या परित्रम है या पवित्रम है। तो यहाँ पर पवित्रम हो जाएगा, यानी तीसरे का खा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 3 संधि महत्वपूर्ण संधि है और आप लोग, मैं आपको बताऊं, लगभग 30 से 40 संधि क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा और आपको 3 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता संधि में। ऐसे महत्वपूर्ण संधि आपके पेपर में आते हैं। अब आ जाइए आप सभी समास पर। अगला जो हमारा टॉपिक है संधि के बाद में समास है, जो कि पेपर में ये एक एक करके 2 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर आपको इसमें दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें समास दिया है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास होगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। तो प्रतिदिनम में जो समास है आपका ये अव्यय भाव समास है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। और एक और तरीके से समास आपके पेपर में आता है जिसमें कि आपको पद दिया जाएगा, यानी समस्त पद दिया जाएगा और समस्त पद में आप लोगों को क्या है उसके समास विग्रह करना, उसका नाम लिखना और उसी में यानी 3 दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक को करना रहेगा जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे ये देखिए ये पद है विद्या, या देखिए विद्या धनम का ये पद है, ये समास विग्रह हमने किया है विद्या एवं धनम, और समास का जो नाम है वो कर्मधारय समास। तो इस तरीके से जब आप लोगों के सामने आए तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, हल करना, 2 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स रहेगा। इस तरीके से पहले 2023 और 24 में भी शायद पूछा गया था, लेकिन 2025 में नहीं शायद पूछा गया था, ठीक है। 2026 में पूछा जाए कोई गारंटी नहीं है। तो बहुविकल्पीय की तरह भी आता है और इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके सचेत कर दे रहा हूँ। और आप लोग 20 से 30 समास को पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा समास में, ठीक है। एक 2 नंबर वाले प्रश्न काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं और आप लोगों को छोड़ना नहीं है, आपको अच्छा स्कोर करना है हिंदी में। अच्छा स्कोर आप सभी कर सकते हो, बस विश्वास बनाए रखिए। और आप लोग यहाँ तक आप जब वीडियो देखा लिए तो और थोड़ा वीडियो देख लीजिए। और आप लोग देखिए आप अच्छा स्कोर करने के लिए ही बने हो, क्योंकि मेहनती बच्चे, क्योंकि कहा गया है ना कि जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों को किस्मत जो है अच्छे परिणाम दिखाती है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए पेपर दीजिए। अभी और प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए प्रत्यय आ चुका है अगला, जो कि प्रत्यय, ये भी एक एक करके 2 प्रश्न होते हैं प्रत्यय में और ये बहुविकल्पीय की तरह पूछा जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है समास की तरह। पहला इसमें प्रश्न है प्रत्यय का कि पठनीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो जो पठनीय है इसमें जो प्रत्यय होगा ये अनियर प्रत्यय हो जाएगा, यानी पहले का ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनियर प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है गुरुत्वम में कौन सा प्रत्यय है। तो गुरुत्वम में जो प्रत्यय है आप लोगों का क्या तबियत है, कत है, त्वा है या मतुप है। तो दूसरे का राइट आंसर आपका गा हो जाएगा, त्वा प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्वम में जो प्रत्यय है वो त्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो पहले का आप लोगों का खा ऑप्शन सही हो गया था और दूसरे का आप लोगों का गया, यहाँ पे देखिए त्वा लिखा है ना, तो ये सही हो जाएगा। एक एक करके 2 प्रत्यय पूछा गया था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय आपके पेपर में 3 दिए जाते हैं प्रश्न और 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 यानी 2 नंबर आपको दिया जाएगा और 3 में से किसी एक का आपको पद का नाम बताना होता है, ठीक है। कौन सा पद है, उसमें विभक्ति कौन सा है, उसमें नियम यानी सूत्र कौन सा लगा है। जैसे ये प्रश्न इस तरीके से दिया जाएगा, ग्रामम परित उद्यानम अस्ति। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा गाँव के चारों ओर बगीचा है। गाँव के चारों ओर क्या बगीचा है। सूत्र इसमें जो हो जाएगा अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, यानी इसका जो नियम है, नियम को हम सूत्र कहते हैं। अब इसमें देखिए अभिता का जो अर्थ होता है चारों ओर या सभी ओर, परिता यानी सभी ओर, और समय समय यहाँ पर देखिए समय का यानी समीप, निक्सा यानी समीप, हा यानी शोक के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रति और प्रति का और तरफ, और शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और इसका ये सूत्र है। और हिंदी में जब आप ये मीनिंग बता दोगे तो 2 नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ये इसी वाले सूत्र के सारे प्रश्न दिए जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया है इस विभक्ति परिचय में, माता
पुत्रेण सा गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है, यानी माता जो है पुत्र के साथ जाती है। सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, सह युक्ते सह प्रधानी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसका अर्थ देख लेते हैं, यानी साथ अर्थ वाले सह साकम साध्यम समम शब्दों के योग में अप्रधान, यानी ब्रैकेट में जिसके साथ जाने वाला जाए में द्वितीय, यहाँ पे देखिए जिसके साथ जाने वाला जाए में तृतीय विभक्ति, देखिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए माता पुत्र सा गच्छत, यानी माता पुत्र के साथ जाती है, संयुक्त सा प्रधाना इसका नियम हो जाएगा, यानी सूत्र, और जो इसमें विभक्ति पूछा गया था ये तृतीय विभक्त है। तो इस तरीके से आप लोगों को विभक्ति परिचय का प्रश्न का उत्तर लिखना है। मॉडल पेपर के वीडियो में भी मैंने समझाया और कॉपी के वीडियो में भी मैंने अच्छे से आप सभी को समझा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है, यानी पूरा वीडियो जो 100 नंबर का वीडियो है, इस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के साथ में। जो हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, 8 नंबर का साहित्यिक हिंदी में ये पत्र लेखन जो है क्लास 12 हिंदी में पूछा जाता है। पहले पत्र लेखन नहीं पूछा जाता था, सामान्य हिंदी में पूछा जाता था, लेकिन अब इस साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जाने लगा है पत्र लेखन। तो कौन सा पत्र के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पत्र कैसे लिखते हैं ये आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। देखिए सेवा में मैं अपने ऊपर पूरा और अपने शहर के नाम पे पूरा ये मैं पत्र लिख रहा हूँ। देखिए सेवा में मुख्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम गोंडा। विषय क्या है, विषय बस चालक के दुर्व्यवहार की शिकायत हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य परिवहन निगम है उस पर एक शिकायती पत्र है। बस चालक के दुर्व्यवहार, यानी जो ड्राइवर है उसके साथ या यानी उन्होंने कुछ जो है कस्टमर के साथ, पैसेंजर के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए शिकायती प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हो। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, ये देखिए महोदय और कोई भी अन्य टॉपिक पर इसी तरीके से आपको पत्र लिखना है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, देखिए आपका नाम क्या, जैसे मेरा नाम शिवम आर्यन, निवासी यहाँ का, अपना आपका पता लिख देना है। दिनांक 27 अप्रैल या और भी कोई डेट हो सकता है 2000 को लखनऊ में, अब देखिए लखनऊ से बलरामपुर जाने वाली बस संख्या यूपी 32 AB और जो नंबर होता है उसका नोट कर लीजिए कि से यात्रा कर रहा था। यह बस प्रातः 10 बजे से चारबाग डिपो से रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान बस चालक द्वारा यहाँ देखिए अत्यंत असभ्य व्यवहार किया गया। जब मैंने टिकट न मिलने की शिकायत की और मार्ग में गाड़ी के प्रति आपत्ति जताई तो चालक ने दुर्व्यवहारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, यानी गाली गलौज किया, ये आप कह सकते हो। इस प्रकार का आशालीन और लापरवाह व्यवहार राज्य परिवहन निगम की छवि को नुकसान पहुंचाता है। आपसे निवेदन है कि उस उक्त बल चालक के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में, देखिए यहाँ पर ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और यात्री निर्भय होकर यात्रा कर सके। दिनांक यहाँ पर डेट लिख दोगे जिस दिन आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ या जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। भवदीय आपको लिख देना है। मेरा नाम शिवम आर्या है, मैंने लिख दिया गोंडा उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम गोंडा है, तो ये मैंने लिख दिया पूरा, मेरे ऊपर ये पूरा एक प्रकार से पत्र लेखन था। तो इस तरीके से लिखना है कि पत्र लेखन में एक खूबी होती है ये कि आपको ये जो पॉइंट है देखिए, यानी ये सीरियल वाला पॉइंट ये आपको सीधा लिखना है, इस पर आप टेढ़ वेढ़ कर दीजिए, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है सीधा रहना चाहिए ताकि दिखने में कोई ना हो। महोदय यहाँ पर मान्यवर भी आप लोग लिख सकते हैं, मान्यवर भी लिख सकते हो, लेकिन महोदय जो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को पत्र लिखना है और पत्र का जो कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कि यहाँ पर गंदगी के बारे में बता रहे हो या मेडिसिन खत्म हो चुकी है उसके बारे में बता रहे हो या बिजली की समस्या के बारे में बता रहे हो, तो पत्र इसी तरीके से लिखना है। और सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ से आप लोगों को प्रारंभ करना है। सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ आपका निवासी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से समझा देना है, ठीक है। तो वीडियो में जय हिंद।